हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है और ये आपके यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ हैं। मैंने 11 कहानियाँ डाल दी है और 21 की 21 करवाऊँगी, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊँगी, ठीक है। और आज वीडियो इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि भाई आज बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, पड़ोस में काम चला हुआ है, तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है आगे पीछे समय का। तो ये पता नहीं कितने दिन तक रहेगा और हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस नंबर पर संदेश भेजकर या वॉइस कॉलिंग करके आप YouTube का सबसे सस्ता कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मात्र और मात्र 1499 रुपये का है और मैंने अभी ऑफ़र दे रखा था, उस समय आपने नहीं लिया। 999 रुपये का मैंने ऑफ़र दे रखा था, जिसमें आपके यूजीसी नेट, हरियाणा ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर यानी चारों ही प्रोसेस की तैयारी मात्र और मात्र 1499 रुपये में हो जाएगी। तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं और बाकी निःशुल्क क्लासें तो आपकी चलती ही रहेंगी। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु 12वीं हमारी कहानी है। 11 मैंने पहले डाल दी है। फणीश्वर नाथ रेणु के ठुमरी संग्रह में संकलित है। लाल पान की बेगम सन 1956 की कहानी है। तो यहाँ आपके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है ये लाइनें। मतलब जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है लाल पान की बेगम, ये ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित हुई है और ये 1956 में लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी। लेकिन प्रकाशित होने का भाई ये 1 साल के बाद हुई है। लिखना और प्रकाशन होना दोनों ही अलग अलग बात है। मान लीजिए आप कोई कहानी आज लिख रहे हो और आप 2025 में प्रकाशित करवाओगे तो लिखी कब जाती है, प्रकाशित कभी होती है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1956 में लिखी है और 1957 में ये प्रकाशित हुई है। लीलाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में ये प्रकाशित हुई थी। अब क्या है, पत्रिका कंफ्यूज नहीं होना है, पत्रिका का नाम ही क्या है, कहानी है, ठीक है। इलाहाबाद से, और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी कहानी पत्रिका, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। तो इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में ये प्रकाशित हुई थी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। 1956 में ये लिखी गई थी और 1957 में ये प्रकाशित हुई थी कहानी पत्रिका में। और कहानी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी चर्चित कहानी लाल पान की बेगम से स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। जो लाल पान की बेगम कहानी है, तो हर एक कहानी का, रचना का, जो उपन्यास है, नाटक है, उसका अपना एक उद्देश्य होता है। हर एक दुनिया में हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य ही जो ज़िंदगी होती है, कोई भी चीज़ है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। जैसे हम और आप जी रहे हैं तो हमारे भी बहुत उद्देश्य हैं, बहुत जिम्मेवारियाँ, और जिस दिन हमारी ज़िंदगी में उद्देश्य ख़त्म हो गई तो समझ लेना कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है। बिना उद्देश्यहीन कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो उसी प्रकार लाल पान की बेगम जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, इसका भी एक उद्देश्य है। क्या है, महिला यानी स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल पेश करना। इस कहानी में उन्होंने बताया था कि स्त्रियां भी अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं, वो आत्मसम्मान चाहती हैं। पर्दे की प्रथा हो या ऐसी कोई कुप्रथा जिसे गुलामों की तरह जीवन जीने पर मजबूर करती है, अब नहीं स्वीकार्य है। मतलब ये है कि जैसे उस समय, ये 1956-57 की बात है और आज भी है कई जगह पर, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी कई जगहों पर ऐसा है। तो ये आप सोचिए कि उस समय जो पर्दा प्रथा थी
यानी जो पर्दा प्रथा थी, या भाई अपना के एक जो अपनी एक शर्तें होती है। अब ये नहीं कि दूसरा पूरी ज़िंदगी सारे क्या है उंगली दिखाता रहे, मैं यहाँ चलना है, यहाँ बैठना है, ये काम नहीं करना है, और स्त्री उसके पीछे पीछे चलती रहे, अनुसरण करती थी, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। स्त्री में भी अपनी अपनी एक बुद्धि होती है और अपनी इच्छाएं होती हैं, अपना एक उद्देश्य होता है, और एक नई ज़िंदगी के बहुत से उद्देश्य भी होते हैं। तो इसी में ये बताया गया कि इस समय भी स्त्री क्या है, अपना एक वजूद रखती है, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। लाल पान की बेगम कहानी में रेणु ने ग्रामीण जीवन में आत्मीयता का चित्रण किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र बिरजू की माँ है। वह अभाव में भी स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा रखती है। अब ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, गौण पात्र कौन है? तो इसका मुख्य पात्र कौन है? बिरजू की माँ है। अभाव में मतलब कि गरीबी में भी वो स्वाभिमान की ज़िंदगी जीती है, वह संघर्ष करना चाहती है और अपनी शर्तों के हिसाब से ज़िंदगी जीती है। तो जैसे ही हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, मैं पहले नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी उत्सुकता खत्म हो जाती है। जैसे सीरियल में आपने देखा होगा ना आगे क्या होगा, तो उसी उत्सुकता के साथ हम कल भी देखते हैं। तो इसलिए मैं पहले कहानी नहीं बताऊंगी, आगे बढ़ते जाओगे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बस ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है। और मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो तो आप काम करते करते सुन लिया करो, क्योंकि काम करते करते आप सुनोगे तो भी आपको याद हो जाएगी। मैं इसी प्रकार, क्योंकि मैं आपको अभी कहानी सुनाऊंगी, इसके प्रश्न उत्तर भी मैं करवाऊंगी, MCQ भी। लेकिन पहले आप क्या करना है, ऐसे क्या है, पहले आप इसे ओरल पढ़ लेंगे। इस कहानी के माध्यम से रेणु ने ग्रामीण समाज में नाच देखने जैसी स्वाभाविक इच्छाओं को केंद्रित किया है, किंतु बैलगाड़ी की व्यवस्था न हो पाने के कारण बड़ी खिज भी व्यक्त करवाया है, जिसको रेणु ग्रामीण समाज के संदर्भ में एक व्यंग्य की तरह उभारते हैं। मतलब इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण समाज में नाच देखने की एक स्वाभाविक इच्छाओं को केंद्रित किया। भाई देखो, अभी हमारा मनोरंजन का उद्देश्य एक ही रह गया। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर फ़ोन में ही सब कुछ देख लेते हैं। अगर हमें कहीं घूम जाने का समय नहीं है, या पैसे का अभाव है, या फिर और कोई है, माफ़ कीजिए, पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, तो वो निभाते हुए हम नहीं जा पाते, तो फ़ोन में सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन उस समय तो भाई फ़ोन नहीं होता था, न ये LED TV कुछ होता था। तो उस समय क्या है, एक ये नाटक है, डांस है, जो नृत्य है, ये एक क्या है, मनोरंजन के साधन होते थे। तो इस कहानी में वही दिखाया गया है कि एक नाच, एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि नाच देखना उस समय के ग्रामीण जीवन का। फिर किसी क्या होता है कि बैलगाड़ी व्यवस्था न होने के कारण खिंच उठती है, और एक तरह से ये कहानी व्यंग्य को भी उभारती है। तो ये देखेंगे आप, इसमें इस नंबर पर आप संदेश भेजकर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और ये मात्र 1499 रुपये की आपकी इससे चारों ही प्रोसेस UGC नेट और आपकी है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू सभी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और ये कल तक का ऑफर था, 999 रुपये मिल रही थी, आज ये ऑफर खत्म हो चुका है, ठीक है। उपन्यास देखेंगे, मैला आंचल 1954, प्रति प्रकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। अब देखें, ध्यान से सुना, अभी मुझे पता है आपको याद नहीं हुआ, मैं करवाऊंगी। उपन्यास हम किसके पढ़ रहे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो यहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहानी शुरू, ये तो मैंने क्या एक शॉर्ट तरीके से बताया, विस्तार से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। मैला आंचल, या ये क्या उपन्यास है, और ये पहला आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण जीवन से संबंधित, जो आपके इर्द गिर्द क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, एक अंचल से, एक ग्रामीण क्षेत्रीय जीवन से का ये इसे वर्णन किया गया। और ये पहला आंचलिक उपन्यास है 1954 का। इससे पहले नागार्जुन ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, लेकिन भाई वो इतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाए जितना कि मैला आंचल कर पाया। ये है फणीश्वर नाथ रेणु का। ये पूछा जाता है कि पहला आंचलिक उपन्यासकार तो फणीश्वर नाथ रेणु, पहला आंचलिक उपन्यास तो मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? 1954 में, याद रखेंगे। प्रति प्रकथा 1957 में, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू का रोड, ठीक है। तो ये इनके उपन्यास हैं। जुलूस है, दीर्घतपा है, कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू का रोड है, मैला आंचल 1954 है, प्रति प्रकथा 1957 है, जुलूस है, फिर दीर्घतपा है, कितने चौराहे, पलटू बाबू का रोड। तो देखो एक बार थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देती हूँ।
भाई मान लीजिए जुलूस निकल रहा है, अब जुलूस कहाँ निकलेगा, चौराहे पर निकलेगा। जुलूस तो चौराहे पर निकलता है ना, चौराहे पर निकले। अब क्या है, अब चौराहे पर रोड भी होगा तो पलटू बाबू का रोड जुलूस निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, चौराहे पर निकल रहा है। और किसका, अब जो जुलूस जो क्या है, जुलूस का चौराहा का है, रोड पर है, पलटू बाबू का रोड है। फिर दीर्घ तपा, भाई एक रोड है, मतलब जुलूस निकालते निकालते गर्मी हो जाती तो दीर्घ तपा तप गए हैं। और प्रति और मेला आंचल, और भाई हमारा आंचल वहाँ है, मेला हो गया है। और तो प्रति परिकथा, मतलब उसकी कथा भी बन गई है। ठीक है, जो चाहे आपको याद उसे कर लेना। अब कथा संग्रह का मतलब एक से ज़्यादा जिसमें कहानियाँ संकलित है। आदिम रात्रि की बहुत महत्वपूर्ण है। ठुमरी 1959, अग्निखोर 1970, और फिर क्या है, अच्छे आदमी। ठीक है, तो आदिम रात्रि की क्या है, कथा संग्रह है। फिर ठुमरी है, अग्निखोर, अच्छे आदमी। अब देखो भाई, अच्छे आदमी होंगे तो उनमें क्या है, अब क्या रात्रि में भी महक आएगी। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि खुशबू वाली, मतलब वो आदमी में अच्छा लगेगा, जो आदमी अच्छा वो हमें अच्छा लगेगा, भी महक आएगी। ठुमरी, अग्निखोर, अब वो क्या है, एक अग्निखोर मतलब संघर्षशील इंसान होगा। ठुमरी मतलब उसने अपनी जिंदगी में ठोकरें खाई होंगी। रिपोर्टाज देखेंगे, ऋण जल धन जल बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल क्रांतिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन तुलसी की गंध, सुरत असुरत, ये आप याद रखेंगे। ऋण जल धन जल 1975, नेपाली क्रांति, वन तुलसी की गंध, सुरत असुरत, ये भी आप याद रखेंगे। ऋण जल धन जल, अब क्या है, ऋण के भाई क्या है, ऋण के, अब जिसको धन के, किसी के पास ऋण चढ़ा रहता है और किसके पास धन होता है। अब ये सिचुएशन क्यों आती है भाई, नेपाली क्रांति मतलब क्रांति होती है तो ऐसी किसी के मतलब क्या है, आर्थिक असमानता होती है, किसी के पास ऋण हो गया और किसी के पास धन हो गया तो भाई ये नई क्रांति होगी। वन तुलसी की गंध, अब क्या है, क्रांति होगी तो सब तुलसी के पास जाएंगे। वन तुलसी, सुरत असुरत, और ये सुनने और कहने सुनने की बातें होती हैं। प्रसिद्ध कहानियाँ, मारे गए गुलफाम, ये मैंने करवा दिया, ये आपके पाठ्यक्रम में कल ही यानी परसों ही मैंने करवाई है। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, ये एक ही कहानी है, बस इसके दो नाम है, यानी दो शीर्षक दिए गए हैं। चाहे आप इसे कन्फ्यूज नहीं होना है, संशय में नहीं रहना है कि मारे गए गुलफाम ये क्या आ गया भाई, तीसरी कसम पढ़ी थी हमने तो एक ही कहानी है, शीर्षक दो है, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम। आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, और ये लाल पान की बेगम अभी आज हम पढ़ेंगे। पंच लाइट, तबे एक चकला रे, ठेस शब्दियाँ, तो ये क्या है, प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो इनमें से मैं महत्वपूर्ण बता देती हूँ। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम तो आपने के पाठ्यक्रम में पढ़नी है। लाल पान की बेगम की आपके पाठ्यक्रम में ये भी आपको पढ़नी है। आदिम रात्रि की महक भी महत्वपूर्ण है और ठेस भी महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो शुरुआत करते हैं। लाल पान की बेगम 1957 में भावात्मक शैली में लिखी एक आंचलिक कहानी है। मतलब 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। किस में हुई थी, कहानी पत्रिका में। कहानी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, लाल पान की बेगम। कौन सी शैली में, भावात्मक शैली में है, एक आंचलिक कहानी है। ठुमरी संग्रह में संकलित लाल पान की बेगम 1956 की कहानी है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ठुमरी में संकलित है, मतलब कि ये 1956 में लिखी गई थी, लेकिन प्रकाशित कब हुई थी, 1957 में, और ठुमरी संग्रह में संकलित है। मतलब कि ठुमरी जो है कथा संग्रह है उसमें संकलित है। ठीक है, अब क्या ये इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 के अंक में प्रकाशित हुई, ये हम पढ़ चुके हैं। पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया है। अब पुंज प्रकाश ने क्या किया, इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया। अब प्रश्न ये आ जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है जिसका नाट्य रूपांतरण हुआ है, तो याद रखेंगे जो इनकी है, अभी हम पढ़ रहे लाल पान की बेगम, ऐसी कहानी है जिसका नाट्य रूपांतरण हुआ है, जिसे सन 1957 में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया था। अब ये कब इसका ये नाट्य रूपांतरण तो कर दिया गया, किसने किया, पुंज प्रकाश ने किया। फिर क्या है, इसका मतलब इसका मंचन कहाँ हुआ है, तो इसका मंचन हुआ है सन 1957 में शारदा सिंह के निर्देशन में। अब निर्देशक इनके कौन है, शारदा सिंह। शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में
पटना के कालिदास के रंगालय में इसका मंचन हुआ है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर लेती हूँ ताकि आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। नहीं देख पा रहे हो, काम कर रहे हो तो सुन लेना है। पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया। किसने किया? नाट्य रूपांतरण किया। और कब किया गया? तो भाई देखो, इसका लाल पान की बेगम का नाट्य रूपांतरण किसने किया है? पुंज प्रकाश ने किया है। अब इसका मंचन कहाँ हुआ है? तो इसका मंचन हुआ है पटना के कालिदास रंगालय में। मतलब इसका मंचन जो खेला गया है ये नाटक है तो पटना के कालिदास रंगालय में खेला गया है। और कब? 1907 में। और किसके निर्देशन में? शारदा सिंह के निर्देशन में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको याद हुआ होगा। नहीं भी हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है तो 2-3 बार इसे सुन लेना तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। लाल पान की बेगम नारी केंद्रित कहानी है। देखो भाई, उस समय 1956-57 के समय में नारियों का कोई महत्व नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी का भी नहीं होता था। मान लीजिए 1000 महिलाएं हैं, 1000 औरतें हैं, तो 1000 में से 2-4 का ही महत्व होता था, बाकी की बेचारी यूं ही जिंदगी काटती थी पशु पक्षियों की तरह। लेकिन आजकल क्या हुआ है, 1000 में से ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी आपको, यानी 950 के आसपास, यानी 40-50 ऐसी औरतें जिनका महत्व जिंदगी में नहीं है। बाकी सभी अपना संघर्ष कर रही हैं, कुछ कामयाब हो चुके हैं, कुछ कर रही हैं। तो तकरीबन मतलब अपनी गाड़ी सभी प्राप्त करना चाहती हैं, अपना लक्ष्य सभी प्राप्त करना चाहती हैं। तो लाल पान की बेगम नारी केंद्रित कहानी है। मतलब ये कहानी नारी के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखा गया। अब ये कहानी है, ये नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूत, मतलब नारी संघर्ष करते हुए दिखाई गई हैं। गांव में महिलाओं के बीच होने वाला माहौल का जीवंत वर्णन किया गया। अब गांव में क्या है, जब महिलाएं इकट्ठी होती है, जैसे पानी लाने के लिए जाती हैं, तो अभी तो नहीं जाती है, पहले के टाइम में 1957-56 की बात है। वैसे आज से 5-10 साल पहले भी यही हाल होता था, अभी तो बहुत बदल चुका है। तो महिलाएं आपस में बातचीत करती थी, घर की गृहस्थी की बातें करती, तो बहुत सारी बातें हो जाती थी बारी का इंतजार करते करते। पति पत्नी के रिश्तों की खट्टी मिट्टी नोक झोंक है, मनाना रूठना आदि का वर्णन है, जो कि स्वाभाविक, आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेला और नाच दिखाया गया है। बहुत अच्छी लगेगी पढ़ोगे तो, लेकिन आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना है। रेणु ने इस कहानी में नारी के स्वाभाविक और आत्मसम्मान को जग जाहिर किया है। भाई एक आत्मसम्मान मतलब कि ये अपना जो एक रहने का जो तौर तरीका होता है ना, जो कि मतलब ऐसा नहीं कि ऐशो आराम नहीं है, मतलब एक समाज में जो एक मान सम्मान और इज्जत होती है उसको बचाए रखकर जीना ही जिंदगी है। मुख्य पात्र देखेंगे इसमें, बिरजू की माँ है, बिरजू की माँ, बिरजू के पिता बिरजू है, चंपिया है, मखनी बुआ है और अन्य पात्र सुंदरी लरेना की बीवी। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, मुख्य पात्र गुण पात्र याद नहीं कर पाओ तो एक बार उनको देख लेना है, लेकिन मुख्य पात्र आपको याद करने हैं। तो क्योंकि ये इन पात्रों से प्रश्न आते हैं और आपकी लिखित परीक्षा होगी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको ये लिखने भी है, थोड़ा बहुत इनका वर्णन करना है। ठीक है। बिरजू की माँ कहानी की नायिका पात्र जो एक दबंग तथा सशक्त महिला है। देखो कोई नाटक है, कहानी है, कोई फिल्म है, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। ठीक है। अब ये नहीं कि जो प्रेम प्रेमिका करे, पति पत्नी, या फिर जो जिसको आजकल बोलते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो आपस में क्या है कि दंपति जो प्रेम के संबंध में वही होता है। कई बार नायक और नायिका माँ बेटा भी हो सकते हैं। आपको ये मतलब ये नहीं जिसकी मेन भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है ना, तो वो ही नायक नायिका होते हैं। कहीं आप सोचो कि भी जो भी कहानियाँ होती हैं उनमें क्या प्रेम होना जरूरी होता है। एक वात्सल्य का जो प्रेम होता है वो भी एक प्रेम होता है। ठीक है। और वात्सल्य जिसको बोलते हैं, जैसे माता का प्रेम, पिता का प्रेम, दादी का प्रेम, दादा का प्रेम, तो वो भी एक नायक नायिका हो सकते हैं। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लेना। बिरजू की माँ कहानी के नायक पात्र जो एक दबंग तथा सशक्त महिला है। बिरजू के पिता कहानी के दब्बू इंसान के रूप में चित्रित हुआ है, जो बहुत मेहनती है तथा अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। मतलब महिला तो क्या दबंग है भाई, बड़ी सशक्त है,
और लेकिन पुरुष क्या है, एक दब्बू किस्म का है, मेहनत तो करता है लेकिन उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो अपनी जो पत्नी की इच्छा है उसी के अनुसार ज़िंदगी जीता है, उसी की इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है। अब बिरजू क्या है, कहानी का एक बाल पात्र है, ये नहीं कि बिरजू के पिता लिख रहे हैं, बिरजू की माँ बिरजू के पिता, तो इनका बेटा है, ठीक है। इनका जो आगे क्या है, वह अक्सर अपनी माँ के क्रोध का शिकार होता है, मतलब माँ का गुस्सेल स्वभाव की है। चंपिया एक बिरजू की बड़ी बहन है और जो इनके ने एक बेटा और एक बेटी है, तो ये इनकी दो संतानें हैं और अपने घर में माँ के कार्यों में हाथ बटाती तथा संगीत का शौक रखती है, मतलब अपने मम्मी के जो कार्य होते हैं में हाथ बटाती, हेल्प करती है। मखनी बुआ एक बिरजू की पड़ोसन है जो विधवा तथा अनाथ है, मतलब उसके पति का देहांत हो चुका है। जंगी की पतोह, ये गांव की एक नई बहू है। जंगी की पतोह बहुत आएगा कहानी में। जंगी की पतोह गांव की एक नई बहू है जो झगड़ालू प्रवृत्ति की स्त्री है। झगड़ालू देखा होगा अपने आसपास में, जो छोटी सी छोटी बातों पर महिलाएं झगड़ा कर देती हैं। अन्य पात्र चुन रही है, नहीं माफ कीजिए, सुन रही है लरेना की बीबी। तो अब ये पात्र तो ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, जिसने पढ़ी है वो शायद बोर हो जाए। लेकिन लाल पान की बेगम की कहानी की समीक्षा, यहाँ से हमारी कहानी की पूर्ण रूप से शुरुआत होती है, ठीक है। तो धैर्य से सुनना है, देखना है। लाल पान की बेगम गृहस्थी की कहानी है, मतलब गृहस्थी जीवन से संबंधित है। ये देखा जाए तो बिरजू की माँ ही लाल पान की बेगम है, मतलब बिरजू की जो माँ है ना वही लाल पान की, कहानी का नाम क्या है, लाल पान की बेगम। और जो ये किसके शीर्षक पर है, जो बिरजू की माँ ही लाल पान की बेगम है, जिसकी खुशी में पति का अनिवार्य साझा है, मतलब जो खुशी है ना उसकी खुशी किसकी वजह है भाई, उसका पति उसे खुश रखना चाहता है। जब तक नाच न मेला देखने एक सेकंड के लिए, जब तक नाच या मेला देखने दिखाने के लिए टप्पर गाड़ी लेकर बिरजू का बाप नहीं आ जाता, तब तक बिरजू की माँ जल्लाट, मतलब क्या है, जब तक नाच गाना देखने जाना है, किस में, गाड़ी में जाना है। गाड़ी कौन लेके आएगा, बिरजू का पिता लेके आएगा। लेकिन जब तक वो नहीं लेके आता तो बिरजू की माँ क्या करती है, जल्लाट करती है, मतलब गुस्सा करती है। निरर्थक का एहसास चरम सीमा पर है, मतलब निरर्थक बातें में जिन बातों का कोई महत्व नहीं होता वो बातें करती है, और वो क्या है, बड़ी गुस्से, मतलब ये कहते हैं उफान वाला गुस्सा वो है। कहीं पड़ोसन मखनी बुआ, कहीं बागड़ बैल की कुकुरमाची, कहीं चंपिया का बेसुरूपन, कहीं जंगी की पुतोह से लड़ झगड़ कर बिना खाना पानी किए बिरजू की माँ सो जाना चाहती है। मतलब कि वो क्या कहे, न आए गाड़ी लेकर उसका आदमी तो वैसे नाच नहीं देख पाएंगे। मतलब कि बात ये है कि एक बार आप सुन लेंगे, मतलब वो इतना गुस्सा करती है, जल्लाट करती है, निरर्थक बातें करती है। अब क्या है, कहीं पड़ोसन मखनी बुआ से करती है, कहीं क्या है चंपिया से, मतलब ऐसी क्या, कहीं जंगे की पतोह से, मतलब आस पड़ोस में भी, परिवार में भी गुस्सा कर रही है वो, क्योंकि उसके पिता अभी गाड़ी लेकर नहीं आए। किसके पिता, बिरजू के पिता, और बिरजू के जो माँ है उसके पति। मुंह ढाँप कर सो जाएगी, मतलब कि वो नहीं आ रहे तो मुंह ढाँप मतलब ढक कर सो जाएगी। इसी तनाव में कहानी शुरू होती है और ये कथा तो जिसमें अमर्ष, क्रोध, गुस्सा सब शामिल है। मतलब कि वो पहले गुस्सा करती है, फिर सबके साथ, अपने बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और फिर क्या, मुंह ढाँप कर यानी मुंह ढक कर सो जाती है। आगे कथा अनुसार बिरजू की माँ के मन में अभिमान है, वो जो मर्द का दिया है, मतलब उसके अंदर एक घमंड है। किस बात का घमंड है, जो मर्द ने दिया, मतलब उसके पति ने दिया है। क्यों दिया देखेंगे। खेत में पाट लगाकर, मतलब कि खेत में पाट लगाकर, मतलब खेत में अच्छा कमाता है, लगा देकर गांव के लोगों की छाती फटने लगती है। मतलब खेत में जो अगर फसल अच्छी हो जाए तो गांव के लोगों को, मतलब इसकी तो बड़ी अच्छी फसल है, तो उनकी छाती फटने लगती है। छाती फोड़कर पाट लगा रखी है, मतलब मेहनत कर रखी है। बैसाखी बादलों की तरफ उमड़ते आ रहे पाट के पौधे, सबकी नज़र इसी फसल पर लगी है कि उसके पति जीवट पर, इसलिए गाड़ी ने आने पर ताना दिए जा रही। वह अपने को भी कोसती है, कहाँ से गई, कुछ में अपने मेले की बात चलाई, गांव में फैल गई। मतलब उसने क्या किया, मतलब उसके पास अच्छी फसल है, उसके पति बहुत मेहनत करते हैं, तो कहते हैं लोगों की क्या है, जलन हो रही है लोगों को उनकी फसल देखकर। उनके पास गाड़ी भी है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं कि गाड़ी क्या है, गाड़ी में मेला देखने जाएंगे, नाच देखने जाएंगे, और तो क्या है वो गाड़ी लेकर अब तक आई। तो कह रही है क्यों मैंने उनसे क्या बिना समय ऐसी बात कही कि मेला देखने जाएंगे, और वो इस चीज़ को महसूस करी कि गाँव में अगर वो नहीं आएंगे या ये नाच नहीं देख पाएंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी।
तभी गांव से बैलों के बाहर से बैलों की घंटियां सुनाई पड़ती है। भाई जो बैलों के में जो गले में घंटियां बांध रखी है तो वो बाहर से सुनाई पड़ती है। पूरे गांव में सब सो जाने का नाटक कर रहे हैं, मतलब पूरे गांव में सब सो जाने का नाटक कर रहे हैं। चंपिया बिरजू के बाप ने देखा कि न रोशनी है, न चूल्हे में आग, न रोशनी न चिराग, मतलब कि वो देखते कि न तो चूल्हे में आग जल रही है, न कोई दिया जला रखा है, बिल्कुल अंधेरा है। चंपिया को धान की बालियों का गुच्छा पकड़ाया कि झोपड़े के ओसरे पर रख कर दिया जलाए। मतलब उसने क्या किया, चंपिया के हाथ में धान की बालियां पकड़ा दी, गुच्छा जो होता है ना जो जलाने के लिए, और जो झोपड़े वो सारे, मतलब कि जैसे हम आजकल बरामदा बोलते हैं ना, तो उसी तरह से एक झोपड़ी नुमा एक बहुत लंबा होता है, वो सारा बोलते हैं, जिसको जो चारों तरफ से खुला होता है। बिरजू की माँ गुस्से से फट पड़ी है। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, मतलब 1:30 पहर रात को, मतलब जैसे कि आधी रात होने वाली है तो क्या जरूरत थी गाड़ी लाने की। नाच तो अभी खत्म हो रहा होगा, पर धान की हरी बाली देखते गुस्सा गायब, मतलब कि उसको क्या है कि अब आने की क्या जरूरत थी, नाच तो अभी खत्म हो गया होगा। कौन कह रही है, बिरजू की माँ कह रही है। किससे, बिरजू के पापा से कह रही है। लेकिन जब वो धान की बालियां दिखाता तो उसका गुस्सा गायब हो जाता कि इतनी अच्छी फसल हुई है, क्योंकि उस समय भाई एक आय का जो स्रोत होता था वो फसल ही होती थी। आजकल तो क्या बिजनेस से कमाई हो रही है, या कहीं बहुत सारे कि गवर्नमेंट जॉब से हो रही है, तो आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन उस समय क्या है कि जो पशुपालन और कृषि होता था। मर्द ने भी कहा नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, मतलब उसके पति क्या कह रहे, नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। कंपनी की गाड़ी खास हाकिम साहब को लेने गई है, मतलब कंपनी की गाड़ी खास हाकिम साहब को लेने गई, जो बड़े साहब है। इसके पश्चात बिरजू की माँ का मन क्या खुश हो गया। बिरजू ने मिलिट्री टोपी पहन ली, मिलिट्री टोपी पहनी। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया, मतलब पूर्णिमा को चांद क्या होता है, मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा होता है वो। बिरजू की माँ ने असली रूप का मगटकी टीका पहना, मगटकी मतलब जो माथे पर लगाते वो टिक्का पहना। आज पहली बार, मतलब कि वो सजी सवरी है पूरा, भाई एंजॉय करने जा रही है मनोरंजन के लिए। बिरजू के पप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, ये कौन कह रहा है, बिरजू की माँ कह रही है। मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। रेणु ने बेगम नहीं कहा, जैसे अभिदा से बचना हो। ये कहानी छोटी सगन, राग सगन, आंचलिक प्रेम की कहानी है, मतलब आंचलिक एक प्रेम है, एक प्रेम भाव। गाड़ी में बैठते ही लाल पान की बेगम हो चुकी, रूप गर्विता, प्रेम गर्विता बिरजू की माँ की देह में गुदगुदी जगने लगी। अब क्या है, वो पूरी सजी सवरी है लाल पान की बेगम, मतलब जो बिरजू की माँ है वो क्या है, पूरी सज सवर कर मेला देखने जा रही है। और एक गुदगुदी, मतलब एक अजीब सी उत्सुकता है। बिरजू को कहना पड़ा, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। अब क्या है भाई, एक उस समय क्या लोग पैदल जा रहे हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है। वो उसके जो पति इतनी मेहनत करते हैं भाई, अच्छी फसल उगा रहे हैं, गाड़ी ला के दे रखी है भाई, आज किसी के पास का तो देखेंगे भाई शोर शराबा बहुत होता रहता है। बिरजू को कहना पड़ा, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। जंगी की बहू टीसन वाली रोने से मना किया और उसे कहा कि गाड़ी में जगह नहीं है, मतलब कि जैसे महिलाएं आ रही है तो क्या कहे, गाड़ी में जगह नहीं है क्या भाई, सब बैठना चाह रही है कि पैदल जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खवास की बहू गिल्ट का झुनकी कड़ा पहनकर झुनकती आ रही है। भाई क्या गिल्ट का झुनकी कड़ा, गिल्ट मतलब कि धातु का, और पड़ा वाले झुनकती आ रही है, मतलब झुनकती मतलब चमकती आ रही है। और ये जो कि जैसे कि कोई भी चीज़ हम पहनते, जैसे पायल पहनते तो उनकी छनकार होती है, ऐसी आवाज़ हो रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आ गई। अब बिरजू के गोने मतलब कि जैसे होते हैं ना कि जो शादी के बाद आते हैं तो उसमें दान दहेज दिया जाता है, और कुछ ऐसे जो कपड़े दिए जाते हैं जो सज सवर कराते हैं। अब तो क्या सब कुछ साथ हो, उस समय जो एज कम होती थी तो गोना बोला जाता था। चंपिया सुनरी लरेना बीबी की और जगी पतो बायोस्कोप का गाना छेड़ेंगी, मतलब कि ये क्या है, बोल रहे हैं कि भाई अपना गाना जो जाते थे ना मेला देखने के लिए या मेले नाच देखने, तो वो गाना गाते थे रास्ते में भाई, अच्छा मनोरंजन हो जाए, टाइम पास हो जाए, तो उसी तरह आपस में बोल रहे हैं कि गाना गाओ। अब रेणु की लाल पान की बेगम का ये हाल ये है कि चारों कोने में साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। अब भाई वो साड़ी बांधे है तो उसे खसखसाहट मतलब होती है ना कि एक तरह से देखा जाए तो नया कपड़ा होता है वो तो ज़्यादा चमकता है, उस तरह की। बिरजू की माँ के माथे पर मंगटकी पर चांदनी छिटकती है। अब माथे पर क्या टीका लगा, वो भी चांदी की तरह चमक रहा है। चंपिया ने गाना शुरू किया, चांद की चांदनी। चंपिया ने क्या क्या भी गाना शुरू किया। चंपिया कौन थी,
जो बिरजू की बहन थी, ठीक है। बिरजू की माँ की निगाहें जंगी को पतों पर ये अनुभव करती है कि गीने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। अब जो है जो नई बहू है, पतों मतलब जो नई बहू आई है, जंगी की जो नई बहू आई है, वो क्या है मतलब कि अच्छे कपड़े पहने है, तो वो याद करे कि जब मैं आई थी तो भी इस तरह से सजी सवरी थी, और क्या एक खास किस्म की महक आ रही है। सारांश एक ग्रास्तिक प्रेम की मार्मिक कहानी है। सबके प्रेम की दृष्टि से लाल पान की बेगम एक महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेम सबकिया प्रक्रिया नैतिक अनैतिक में फर्क नहीं करता, मतलब प्रेम होता है जो अपने पराये में फर्क नहीं करता। सबकिया मतलब अपने जो होते हैं अपने से प्रेम करना, पर क्या दूसरों से प्रेम करना। रेणु की कहानी में कहीं मर्म की प्रगाढ़ता प्रकट करते हैं, मतलब जो रेणु की कहानियाँ है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ, ये कवि की मर्म मतलब कवि क्या गहराई से सोचता है, और प्रगाढ़ता मतलब कि गहराई, मर्म मतलब कि जिसको महसूस करना। गोने की खसखसाहट का सासप्रस बिंब काव्य बिंब हो सकता है। अतः रेणु ने अपनी कहानियों में ग्रामीण समाज में हर पहलू को उजागर किया है, जिसमें ग्रामीण समाज में लोक संस्कृति लोक गीतों का धीरे धीरे ओझल होते जाना है। ग्रामीण समाज में जीवन आत्मीयता, स्त्री जीवन में रिश्तों में एकता का भाव, आपसी द्वेष, प्रेम प्रसंग, लोक परंपरा का महत्व, अंचल मतलब ग्रामीण समाज में होता है भाई एक दूसरे से कोई प्रेम करता है, कोई द्वेष करता है, तो क्योंकि मिलते जुलते ज़्यादा है इसलिए। इस प्रकार रेणु के अपनी कहानियों में ग्रामीण समाज के राग विरागता, प्रेम दुख करुणा को मतलब उसने प्रेम भी दिखाया है, दुख भी दिखाया है, करुणा भी दिखाया है, हर्षोल्लास भी दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। अतः यह कहना उचित हो गया फणीश्वर नाथ समाज के टूटते बिखरते और जीवित मानवीय संबंधों के कथाकार है। मतलब समाज में कुछ रिश्ते टूटते हैं, बिखरते और कुछ जीवंत रहते हैं, तो सभी को क्या फणीश्वर नाथ रेणु दिखाते हैं। तो मतलब कि बात यह है कि इस कहानी के कथन पढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ सारांश में। ये इस कहानी में ये दिखाया गया मतलब कि एक मेला देखने जा रहे हैं, बिरजू की माँ है, बिरजू के पिता है, बिरजू है और उसकी चंपिया उसकी बहन है, और इसके अलावा एक पतोहू है, जंगी की पतोहू, जो कि और क्या है एक और है बुआ जी, मखनी की बुआ है। तो ये सब मेला देखने जा रहे हैं और क्या गाड़ी का इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में गाड़ी आती है और फिर क्या गीत गाते ऐसे मस्ती के साथ जा रहे हैं, और अपनी क्या है वो क्या है बिरजू की माँ अपने गोने की याद कर रही है अतीत को। तो इस तरह से देखा जाए वो बड़ी स्वाभिमानी स्त्री है, कोई चीज़ देरी से हो जाए तो उसे गुस्सा भी आता है। तो एक कथन देखेंगे। जंगी की पतों ने बिरजू की माँ को की बोली स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। मतलब जंगू की पतों ने बिरजू की माँ को बोली का स्वाद लेकर, अब जंगी की पतों का जिक्र हुआ है यहाँ पर, चल दीदिया चल, मतलब कि वो अपने बिरजू की माँ को कह रही है, दीदिया मतलब वो उससे बड़ी है। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम हंसती है, नहीं जानती दोपहर दिन चौपर रात बिजली की बत्ती बकबक कर जलती है। मतलब कि वो इतनी मतलब क्या चंचल है, बिजली की तरह घूमती रहती है और चलती रहती है। तो इस तरह से उनका वर्णन किया है। बिरजू की माँ का भाग्य खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला, कौन सा मौज किया उसकी मर्द ने, कोल्लू की बैल की तरह खटक कर सारी उम्र काट दो, इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी ला कर न दी। ये कौन कह रहे हैं? बिरजू की माँ कह रही है, जो हर एक पत्नी अपने पति को उलाना देती है। तो कह रही है कि मतलब बिरजू की माँ अपने ही पति को कह रही है, बिरजू के पिता को, कि मेरे क्या भाग्य मतलब फूट गए, मेरी किस्मत फूट गई है, ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला, कभी मौज नहीं की न कभी भूगोल, मतलब मैंने क्या है कोल्लू की बैल की तरह कमाते कमाते ज़िंदगी काट दी है, कभी एक पैसे की जलेबी नहीं ला के दी। इस खसम ने मतलब पति ने पाठ का दाम भगत के यहाँ से बारी बार बैल हटा दे चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नम की लोट देखने को नहीं मिला आँख से, बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैल पर चढ़कर क्या है नाच देखने जाएंगे। मतलब कि यह कि सारे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि बिरजू की माँ इस बार क्या बैल के गाड़ी में बैठकर नाच देखने जाएंगे, अब क्या मेरी बेइज्जती होगी। मतलब वो आए नहीं है इस समय पर। तो इस समय ये क्या है, बिरजू की माँ बिरजू के पिता को उलाना दे रही है और गुस्से में बड़बड़ा रही है। ठीक है, बड़बड़ा मतलब अपने आप में बोल रही है, अंदर अंदर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बिरजू का चांद पूर्णिमा का चांद, माफ़ कीजिए, पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। मतलब पूर्णिमा का चांद होता है पूरा बड़ा होता है, वो सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मग टीका पहना है,
बिरजू की माँ ने असली मंग टीका का टीका पहना, मतलब जो माथे पर लगाते हैं, आज पहली बार मतलब वो सज सवर रही है। बिरजू के पप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल बेगम की। मतलब ये भी कथन कौन कह रहा है, ये बिरजू की माँ कह रही है। किसके, बिरजू के पिता को भी आज उनको क्या हो गया है, गाड़ी क्यों नहीं जोतता, लेट हो गई है, मतलब देर हो गई। बिरजू की गोद में लेकर बैठ उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह कभी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है, वह भी कितनी प्यारी पतोह है। मतलब जो बिरजू जंगी की पतोह है वो एक नई वधू है, मतलब नव वधू है, और वो भी क्या धीरे धीरे उनके साथ गाना गा रही है। तो वो कह रही है देखियो कितनी प्यारी बहू है, मतलब कितनी सुंदर लग रही है। गोने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है, मतलब गोने की साड़ी में, मतलब जो नई साड़ी होती है उसमें खास किस्म की क्या है, वो गंध निकलती है, जो शादी की साड़ी है। ठीक हो तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है लालपान की बेगम, यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ वह सचमुच लालपान की बेगम है। लालपान की बेगम किसे कहा गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो कि बिरजू की माँ है उसे लालपान की बेगम कहा गया, जो बड़ी स्वाभिमानी स्त्री। तो कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब संदेश भेज सकते हैं। और अभी क्या है, कल का ऑफर था, वैसे आज और लेना चाहें तो 999 रुपये में आप क्या है, चारों ही प्रोसेस है, यूजीसी नेट है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव है, इंटरव्यू है, चारों ही प्रोसेस की आप तैयारी कर सकते हैं। और ये 1000 रुपये कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि देखो भाई अगर आप 80-90 हज़ार की नौकरी ले रहे हो तो ये किसी का अगर देखा जाए तो प्रतिदिन की 10 रुपये की मेहनत भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो कल तक का ही ऑफर था, लेकिन आज तक आप इसे और प्राप्त कर सकते हैं। बाद में ये 1499 रुपये की हो जाएगी पीडीएफ, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, सब्जेक्टिव, सब कुछ आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा। अगर प्राप्त करना चाहते हो संदेश भेज सकते हो या वॉइस कॉलिंग भेज सकते हो। फ़ोन इसमें नहीं मिल पाएगा, उसकी सुविधा नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई भी अगर क्या है पाठ्यक्रम में संशय है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो निःशुल्क तैयारी करते रहें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।